हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर माइनर पेपर 7 का हिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। माइनर पेपर 7 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम सिलेबस भी देखेंगे और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और सिलेबस भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि तैयारी अभी से ही शुरू कर देना है। लास्ट में एग्ज़ाम के 10 दिन पहले नहीं बैठना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार आदत है आप सभी का कि 10 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं। तो ये बिल्कुल भी बेकार आदत है। तो पहले से आपको तैयारी करना है, तभी अच्छा मार्क्स आपका आएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि दोनों चीज़ हम आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो 6 सेमेस्टर में माइनर पेपर 7 में आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या है? आपको माइनर पेपर 7 में पढ़ना है भारत का इतिहास। 1200 से लेकर के 1707 के बीच की कहानी आपको पढ़नी है। तो हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत के बारे में। मतलब इसमें आपको पढ़ना है मिडाइवल इंडिया के बारे में। तो हम इसमें और भी क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और भी इसमें सब टॉपिक दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में भी और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और दूसरा क्या दिया गया है कि प्रारंभिक तुर्क, खिलजी और तुगलक तैमूर का आक्रमण, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी अर्ली तुर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, और इन्वेजन ऑफ तैमूर जो कि हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, यानी विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पढ़नी है। इसकी प्रशासन, इसका समाज और इसका अर्थव्यवस्था कैसा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका मतलब है कि विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की, इसके बारे में हम यूनिट 1 में ही पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस बार माइनर पेपर 7 में सिलेबस में दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में भी यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अफ़गान और मुग़ल के बारे में। सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि अफ़गान शासन, लोदी और सूड के बारे में आपको जानना है, यानी अफ़गान रूल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसकी विस्तार कहाँ तक हुई थी, इसके बारे में भी आपको इसमें जानना है। उसके बाद आपको प्रशासन और राजस्व प्रणाली के बारे में भी जानना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में क्या दिया गया है? यूनिट 3 में आपको पढ़ने के लिए बोला गया है कि औरंगजेब, शिवाजी और अन्य शक्ति, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी औरंगजेब, शिवाजी और अदर पावर्स के बारे में पढ़ना है। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे मराठा प्रशासन, हिंदू पदशाही की अवधारणा, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जानना है औरंगजेब के बारे में, शिवाजी के बारे में, अदर पावर्स के बारे में। उसके बाद आपको राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? उसके बाद आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ हिंदू पदशाही के बारे में। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है औरंगजेब एंड डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी औरंगजेब और मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, इसके बारे में भी हम पूरा कहानी पढ़ने वाले हैं।
यूनिट 3 में। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपको दिया गया है समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में, और इसमें भी कुछ पॉइंट दिया गया है जैसे कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बारे में आपको पढ़ना है, यानी हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी के बारे में आपको इसमें पढ़ लेना है। उसके बाद दिया गया है विभाजन और व्यावसायिक समूह, यानी डिवीज़न एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की क्या स्थिति थी उस टाइम में, इसके बारे में भी आपको जानना है। और अगला पॉइंट दिया गया है कृषि का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और शहरीकरण की क्या प्रक्रिया थी, यानी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम यूनिट 4 में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट, यानी माइनर पेपर 7 में आपको 5 ही यूनिट पढ़ना था, तो ये लास्ट यूनिट है। तो इसमें हमको जानना है रिलीजन एंड कल्चर के बारे में भी। इसका मतलब है धर्म और संस्कृति के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में आपको जान लेना है। इसमें साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था उस टाइम में, ये भी आपको जानना है। इसका कहने का मतलब है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 1200 ईस्वी से लेकर के 1707 के बीच का जो भी हुआ, इसी के अंदर का सभी चीज़ हम जानेंगे। इसी के अंदर के बीच जो भी कहानी घटा, जैसे कि मेडाइवल इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, खिलजी, तुर्क, तैमूर के बारे में हम जानेंगे, अफ़गान रूलर के बारे में जानेंगे, औरंगजेब के बारे में, हिंदू सोसाइटी क्या थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, वहाँ पे कृषि का क्या स्थिति था, और उसके बाद हम भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कहानी 1200 से लेकर के 1707 के बीच ही घटी थी। तो इसी के बारे में हम अच्छे तरीके से माइनर पेपर 7 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका सिलेबस हिंदी में। अभी हम आपको दिखाते हैं इंग्लिश में सिलेबस, ताकि आप मैच कर पाए कि आपका कुछ मिस्टेक न रह गया हो या कुछ छूट न गया हो, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेट करने में भी गलती हो जाता है, तो आपको यहाँ से मैच कर लेना है। तो ये सिलेबस इंग्लिश मीडियम वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट में बता देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और PDF आपको सारा टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यूनिट 1 में आपको मेडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ना था, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट सोर्स। उसके बाद तुर्क के बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में देख लीजिए कि अफ़गान और मुग़ल के बारे में पढ़ना है, लोदी के बारे में। उसके बाद मुग़ल एम्पायर का एक्सपेंशन पढ़ना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है शिवाजी के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, अदर पावर्स के बारे में, यानी यूनिट 3 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। औरंगज़ेब और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। आगे दिया गया है आपका हिंदू सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे, मुस्लिम सोसाइटी के बारे में, इनका डिवीज़न, एजुकेशन और पोजीशन ऑफ वुमेन क्या रहा है उस टाइम में, ये भी हम जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड कल्चर के बारे में, भक्ति सूफी मूवमेंट क्या था, कैसे शुरू हुआ, ये सब चीज़ हम जानेंगे। और उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम जानेंगे, लिटरेचर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जितना भी यूनिट दिया गया है आपका यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, तो 5 यूनिट आपको पढ़ना है। तो पाँचों यूनिट में से जितना भी क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वो सारा हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन करने वाले, काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, ताकि इस बार का जो आपका तैयारी रहने वाला है वो शुरू से ही बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। इतना आपको करा दिया जाएगा कि
क्वेश्चन कितना भी आपसे पूछ लिया जाए, आप आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। और आंसर भी आपको PDF भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि अंत में आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, इसीलिए PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से जा कर के ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे सारा अपलोड रहता है। इस बार एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, 1-2 महीना के अंदर में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है। उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना है कमेंट में, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेमेस्टर में काफ़ी इतना सारा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बहुत हद तक मैच किया है। तो हम इस बार चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, सारा क्वेश्चन दिया जाए पहले से ही, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, सारा पढ़ाएंगे। तो उसके बाद मेरा आप सभी से कहना है कि जैसे कि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ कि कितना सारा सब्जेक्ट छूट भी गया है, कितना सारा नहीं पढ़ा पाए हैं हम। इस बार कोशिश रहेगा कि पूरा पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ाएंगे हम आपको बस उतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे, आपको चैप्टर वाइज कर लेना है। और एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या किया जाएगा कि रिवीजन के लिए आप सभी को कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, जो कि आप अंत समय में रिवीजन कर पाइएगा। तो आपको करना क्या है कि बस जितना करवाएंगे बस उतना ही करना है। उससे ज़्यादा इधर उधर कोई भी वीडियोस देख लेना है, ये भी नहीं करना है। आपका मन तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत उतना नहीं करना है। जितना करवाएंगे बस उतना ही करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चैप्टर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैंक का इतिहास किसकी सर्वप्रमुख कृति है? यानी हिस्ट्री ऑफ फ्रैंक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ, यानी फ्रैंक का इतिहास किसकी सर्वप्रमुख कृति है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे होगा। 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फ्रैंक ऐसे करके लिखा हुआ है, फ्रैंक लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैंक लिखा गया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि इन खालदून का जन्म हुआ था। तो ये आपको बताना है कि इब्न खालदून का जन्म कब हुआ था। इब्न होगा, यहाँ पे इन लिखा गया है, इब्न है। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश से आपको क्वेश्चन मैच कर लेना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसकी एक कृति गुप्त इतिहास के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? इन विच लैंग्वेज डिड अल बिरूनी राइट द बुक किताब उल हिंद? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरबी में लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरबों द्वारा सिंध की विजय तथा तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छछनामा। अब अगला सवाल पूछा गया है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तो आपको लेखक का नाम बता देना है। तो लेखक का नाम ये है, जियाउद्दीन बर्नी। अगला सवाल है कि तैमूर की आत्मकथा है। तो तैमूर की आत्मकथा क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विच बुक वॉज रिटन बाय इयान बतूता, मतलब किस ग्रंथ का लेखक इयान बतूता था। तो बुक का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इन विच लैंग्वेज इज द बुक
तमल्यदा रिटेन यानी अमृत माल्यदा नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु में लिखा गया था। कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है, ये आपको बताना है कि द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राज तरंगिणी। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है लास्ट में, ताकि आप मैच भी कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको आंसर वहाँ पे नहीं, इसीलिए लास्ट में दिया गया ताकि आपको पीडीएफ में दिक्कत ना हो। अब अगला सवाल है, तो अगला चैप्टर से पूछा गया है आपसे सवाल पूछा गया है कि कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका निर्माणकर्ता था कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी नामक प्रसिद्ध विद्वान का आश्रयदाता था, तो कौन था ये आपको बताना है। द फेमस स्कॉलर नेम्ड हसन निजामी वॉज द पैटर्न ऑफ, यानी आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला क्वेश्चन है कि शब्द अरबी सिक्के जारी करने वाला तुर्क सुल्तान था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला तुर्क सुल्तान था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। अब अगला सवाल है कि तुर्कान ए चिहालगानी नामक तुर्की दासी के प्रसिद्ध दल का गठन किसने किया था? मतलब हु फॉर्म द फेमस क्रॉप्स ऑफ तुर्की स्लेव्स कॉल्ड तुर्कान ई चिहलगानी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया। मतलब दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉल्ड, जिसको कहा जाता है दीवान ई कोही वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था यान बतूता को अपना राजदूत बनाकर के किस देश में भेजा? टू विच कंट्री डिड मोहम्मद बिन तुगलक सेंड द अफ्रीकन ट्रेवल यान बतूता एज हिज एम्बेसडर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला सवाल पूछा गया है कि किस इतिहासकार का विश्वास था कि मोहम्मद में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था? इसका कहने का मतलब कि विच हिस्टोरियन बिलीव दैट देयर वाज ए टच ऑफ मैडनेस इन मोहम्मद? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? यानी बाई व्हाट नेम डिड फिरोज शाह तुगलक राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? तो ये तो आप भी बता सकते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चैप्टर से सवाल पूछा गया है कि तैमूर का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज तैमूर बॉर्न? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है कि कितने वर्ष की आयु में तैमूर समरकंद की गद्दी पर बैठा? सवाल कुछ गद्दी होगा, यहाँ पे गद्दी होगा, घड़ी नहीं होगा, गद्दी होगा। एट वॉट एज डिड तैमूर एक्सेंड द थ्रोन ऑफ समरकंद? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 33 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। तो अगला सवाल है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1398 में।
अगला सवाल है कि तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया था, यानी कब कब्जा किया था दिल्ली पे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर को कब्जा किया गया था दिल्ली पर। किसके द्वारा? तो तैमूर के द्वारा किया गया। तो अगला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किनके द्वारा हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मालवा को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत करके कब दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया गया था, यानी मालवा को क्या किया गया? जीत करके क्या किया गया? दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाया गया था। तो कब बनाया गया था और किन के द्वारा बनाया गया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया कि 1561 ईस्वी में अमेर नरेश भाड़मल ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की थी? तो ये आपको बताना है कि ये कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर के पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण किया था? हिंदू धर्म ग्रहण किया था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? When did the battle of तालीकोटा take place? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में हुआ था। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इनमें से देखकर आपको बताना है कि किसको अपना राजधानी बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबार को बनाया गया था। तो अगला चैप्टर है, उससे पूछा गया है कि सुल्तान सिकंदर लोदी किस वर्ष में गद्दी पर बैठा? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1420 में। सिकंदर लोदी ने 1504 में निम्न में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? एक मिनट, हाँ, तो किस नगर को अपना राजधानी बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर को बनाया था। ये आपको याद रखना है। तो किस वर्ष में नागौर ने सिकंदर लोदी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1510 में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष चंदेरी भी सिकंदर लोदी के अधीन आ गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड चंदेरी ऑल्सो कम अंडर सिकंदर लोदी? ये आपको बताना है कि कब आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1510 में। ये आपको ये याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है। बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी आपको बता देंगे। तो अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? मतलब इनमें से आपको देख करके बताना है कि किस ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, ये आपको बताना है। तो याद रखना है हमेशा कि 1527 में हुआ था। अब अगला सवाल है, तो अगला सवाल पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड इब्राहिम लोदी डाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1526 में हुआ था। अगर हम बात करें मंथ की तो वो था अप्रैल में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो है कि लास्ट में यहाँ पे शायद छूट गया है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए जो भी बच्चे PDF लेंगे उनको पहले क्लास अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के PDF से आंसर लिखे। तो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर पर
शेरशाह का अधिकार हो गया, मतलब शेरशाह गेन कंट्रोल ओवर लाहौर इन, तो कब हुआ था, कब अधिकार जमाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1540 में। अब अगला सवाल पूछा गया है कि हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध कन्नौज में युद्ध लड़ा, सन कौन से ईस्वी में लड़ा था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1540 में। अगला सवाल पूछा गया है कि फरीद खान का जन्म हुआ था। फरीद खान वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1472 ईस्वी में। अफगानी ने महमूद लोदी के नेतृत्व में मुगल राज्य पर किस वर्ष आक्रमण किया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इन विच ईयर डिड द अफगान अटैक द मुगल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद लोदी। आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन कहीं कहीं पे गलत हो जाता है, तो इंग्लिश से मैच करके लेना है, क्योंकि पढ़ लेना है एक बार, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1532। अब अगला सवाल है, नुसरत शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? इन विच ईयर डिड नुसरत शाह डाई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1533। अगला सवाल है कि शेरशाह का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज शेरशाह कोरोनेशन हेल्ड? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1540 में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर आपका दिया गया है बाबर का आक्रमण के बारे में, आप इसमें पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगला सवाल है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1483 में। अगला सवाल है कि बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ था, तो प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1519 में। हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष चला था, तो कितने वर्ष तक चला था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष तक। ताप्ती नदी की घाटी पर स्थित था, क्या स्थित था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है, डेट के साथ बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह एस्टेब्लिश द, तो क्या स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बहमन राज्य की स्थापना की थी। अब अगला चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 9 में अकबर के बारे में दिया गया है पढ़ने के लिए। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक आपको दिया गया है माइनर पेपर में, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। वो भी अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि अकबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि अकबर का राज्य अभिषेक किया गया, तो कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1552। अगला सवाल है कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा, कितने वर्ष तक रहा ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 साल तक रहा। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किस वर्ष कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1575। दीन इलाही की योजना अकबर ने किस वर्ष शुरू की थी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ये 1582। अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1565 में। अगला सवाल है कि अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाला था तो किस वर्ष डाला, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है वकील यहाँ पे लिखा गया है वकील असफ खान को शाहजहां ने कितने का मनसब प्रदान किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दीवान एतन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि काजी उल कुजात कहाँ का प्रमुख था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वाक्यानवीस किसका प्रमुख था? वाक्यानवीस वॉज द हेड ऑफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। सिकंदर गज कितने अंगुल का होता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42। मोरलैंड तथा अब्दुल अजीज के अनुसार अकबर ने सवार पद की स्थापना की थी। अकॉर्डिंग टू मोरलैंड एंड अब्दुल अजीज अकबर एस्टैब्लिश द पोस्ट ऑफ सवार इन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने कितने मनसबों का उल्लेख किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 66। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति को सशर्त कोई जागीर दी जाती थी तो उसे कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मशरूत जागीर, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला चैप्टर है औरंगजेब से रिलेटेड सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है इस चैप्टर में। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो औरंगजेब से रिलेटेड ही देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। औरंगजेब का, अकबर का और जो भी हम पढ़ेंगे इसमें वो सब का पहले आपको ये सब जन्म और मरण डेट ये सब याद कर लेना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1618 में। औरंगजेब ने आगरा में राज्य अभिषेक कराया था तो कब कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1668 में लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा काफिरों ने सब मंदिर और शिक्षालय गिरा दिए जाने का आदेश दिया गया था तो कब दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1669 में 1600। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1660 में। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने गोलकुंड दुर्ग में प्रवेश किया तो कब प्रवेश किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1687। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दिया तो कब लगाया था? तो ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 1679। औरंगजेब ने मुहर्रम बंद करा दिया था तो मुहर्रम कब बंद कराया गया था? तो वो कराया गया था 1669 में कराया गया। अगला सवाल है चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मराठा के बारे में, मतलब मराठाओं के उदय के बारे में, शिवाजी के विजय और उनका प्रशासन के बारे में आप इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था तो कब हुआ था ये आपको बताना है कि कौन से ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सवाल यही पूछा जा रहा है, औरंगजेब का हो या अकबर का हो या बाबर का हो,
सबसे पहले पूछा जा रहा है इनका जन्म के बारे में ही, तो आपको ध्यान से एग्ज़ाम देने से पहले इनके जन्म डेट याद कर लेना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1627 में। अगला सवाल पूछा गया है कि पुरंदर की संधि हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है, 1665 में। अगला सवाल है कि शिवाजी का देहांत हुआ, तो देहांत कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 मार्च 1680 में। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था, तो राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1674 में। अब अगला चैप्टर है जिससे आपसे सवाल पूछा गया है बुंदेलास से रिलेटेड एक। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद को। 1469 ईस्वी में तलबंडी नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अब अगला सवाल है, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अकबर ने किसे आधुनिक अमृतसर के स्थान पर 500 बीघा भूमि दी थी, टू whom did अकबर give 500 बीघा ऑफ लैंड एट द साइट ऑफ मॉडर्न अमृतसर। तो यहाँ पे जो 3 लिखा गया है ये 3 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को धर्म प्रचार के उद्देश्य से कितने गद्दियों में बांट दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 गद्दी में बांटा गया था। गुरु हरकिशन ने किसे बकला देबाबा कहा था, मतलब होम डिड गुरु हरकृष्ण कॉल्ड बकला देबाबा। आई होप कि क्वेश्चन सही हो। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा सेना की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड द खालसा आर्मी ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 ईडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। तो ये था 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 40 की तरफ। आई होप कि आपको सारा का सारा आंसर अच्छा लगा हो, अच्छे तरीके से याद रहेगा आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है कि 10 साला प्रबंध में इलाही गज को कितने अंगुल का रखा गया था, तो इसको रखा गया था 41 अंगुल पे, 41 डिजिट। इलाही संबत कब चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था 1584 में। पोलज क्या था, पोलज तो ये हम आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बाकी यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं। पोलज क्या था, तो एक टाइप का भूमि था, भूमि की एक श्रेणी थी, कैटेगरी ऑफ लैंड, ऑप्शन नंबर सी। पाही कसत क्या था, तो पाही कसत क्या था, तो वो था कृषकों का एक वर्ग, मतलब एक क्लास ऑफ फार्मर। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 50 की तरफ। चैप्टर नंबर 50 में आपको पढ़ना था संत के बारे में, भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सूफी मूवमेंट मतलब आंदोलन के बारे में, आपको सूफी आंदोलन के बारे में इसमें पढ़ना था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म हुआ था, तो रामानंद का कब जन्म हुआ था ये आपको बताना है। तो 1299 में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु हुई, तो मृत्यु कब हुई थी, ये हुआ 1539 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये भी हुआ बंगाल में हुआ।
कहाँ हुआ था ये लिखना चाहिए था। तो ये हुआ था बंगाल में। अगला सवाल है कि लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनके द्वारा किया गया था, ये सवाल होना चाहिए था यहाँ पे। प्रचार किया, सही है सवाल। अगला सवाल है कि जनसाधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कौन प्रसिद्ध थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हसन खुजबेरी। नाम भी काफ़ी अजीब अजीब दिया गया है, तो आपको अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन करना है ताकि आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ आपका 1141 में। बाकी यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप पीडीएफ में मैच कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा कर के पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे बोल सकते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है मुस्लिम समाज के बारे में, यानी चैप्टर नंबर 16 में आपसे जो सवाल रहेगा वो रहेगा आपका सामाजिक जीवन और स्त्रियों की स्थिति क्या थी, यानी स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था उस टाइम में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम तुर्कों को दूसरी सफलता प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? तो वो हुआ था 1018 में। फिरोज तुगलक ने फल उत्पादन में वृद्धि की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 बागों को लगवा करके वृद्धि की। निम्न में कौन इतिहासकार नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन इतिहासकार नहीं है। तो ये इतिहासकार नहीं है। अब अगला चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में, यानी आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान जो भी आर्किटेक्चर हुआ उसके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट चैप्टर है। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। इसमें पहला सवाल पूछा गया है बीरबल का महल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में है। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर पीरियड। अगला सवाल पूछा गया है, 1 मिनट। विद्वानों के आश्रय के लिए दीन पनाह नामक भवन की स्थापना कराई थी। तो किनके द्वारा कराया गया ये बात आपको इसमें बताना है। वो कराया गया हुमायूं के द्वारा। अब अगला सवाल है, एतमा उद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। एतिमद उद्दौला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था? तो वो कराया गया नूरजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगरा किला मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने कराया था। यहाँ पे सारा आंसर दिया गया है, आप मैच कर सकते हैं। तो टोटल 17 चैप्टर था, यानी माइनर पेपर 7 में 17 चैप्टर था। टोटल 17 चैप्टर से सारा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छे तरीके से आपको डेली क्लास अटेंड करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है, पूछ लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से जा कर के ले लेना है। सिलेबस आपको बता ही दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बाकी क्लास बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। माइनर पेपर 8 पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना है। चलिए क्लास को एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, तो आपको बस थोड़ा सा शेयर कर देना है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। 1-2 महीना के अंदर में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।